नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 प्रकरण 5 स्वराज्य की नींव। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये जो विष्णु प्रभाकर जी ने अपने जीवन काल दरमियान जितनी भी रचनाएं लिखी है उनका एक वर्णन यहाँ पर हमें दिया गया है। आगे देखिए, विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। यानी कि जो विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में कौन सा भाव निहित है, तो उसमें स्वदेश और राष्ट्रीय चेतना का तथा समाज सुधार का स्वर एक प्रमुख रहता है। अब देखिए, प्रस्तुत एकांकी में क्या है? तो प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस कहानी में स्वराज्य की नींव का पत्थर है। जितने भी पात्र है, हम देखते हैं पात्र, लेकिन वो नींव का पत्थर होना, पायानो पत्थर છે, કારણ કે એમના વગર કશું થઈ શકત નહીં, બરાબર? तो इस कहानी के, इस नाटक के पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेनानायक। अब देखिए, नाटक की शुरुआत होती है। हम पहला दृश्य देखते हैं कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। देखिए विद्यार्थी मित्र, हम
जब भी देखते हैं टीवी सीरियल या कोई नाटक, तो उनमें ऐसा एक अंकित हमें भी ऐसा नाटक करना है तो हम भी एक रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्यांकित कर सकते हैं। पास में एक कैंप लगाया, तंबू छावनी जिसे लगाया करते हैं वह सैनिकों की, वो भी उनका एक रूप बनाया जाता है। अब क्या होता है, उतने में महारानी लक्ष्मीबाई तंबू के एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में, क्रोधित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों का जो वेश पहना है वो सैनिकों की वेशभूषा है। अब देखिए लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूं, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश गुम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहां पर आप लाइन जोड़ दीजिए कि लक्ष्मीबाई कहती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही सहसा तीव्र होकर। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। देखिए कितनी दृढ़ता है, यहां लक्ष्मीबाई को अपने साहस और हिम्मत पर कितना अड़िग विश्वास है वह जूही से अपनी बातचीत से पता चलता है। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है। देखिए यहां पर महारानी होने के बावजूद लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है, गीता पढ़ती है। उनका हर रोज का नित्य क्रम था कि गीता पढ़ना। फिर यह निराशा कैसी, गीता तो हमें निराशा सिखाती नहीं है। लक्ष्मीबाई कहती है मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमें लक्ष्मीबाई कहती है हमें झांसी, कालपी जो कुछ लेना है, ग्वालियर लेना है, तो हमें हमारी जो यहां पर की निरस्ता है उसे त्यागना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, उनका भाव है, वह त्यागना पड़ेगा। यह लक्ष्मीबाई जूही को बताती है। जूही कहती है लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में होती है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे के भाग में हम देखेंगे कि लक्ष्मीबाई अपने झांसी के लिए क्या करती है। अस्तु, नमस्कार।